Welcome to our Prince Education EduHub portal. Today we will discuss about NDA सेकेंड टर्म एग्जाम। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कल NDA का सेकेंड टर्म का एग्जाम था, उसमें हम एक एक करके इन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं, हमारे सामने क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन बेटे, फर्स्ट क्वेश्चन इज विच वन फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग प्लैनेट इज लार्जेस्ट इन साइज। जैसा कि यहाँ बताया गया है कि अकॉर्डिंग टू साइज, बेटे अकॉर्डिंग टू साइज हमारे यूनिवर्स में कौन सा प्लैनेट सबसे बड़ा है। ऑप्शन है हमारे सामने चार, अर्थ, विनस, मार्स एंड मरकरी। अगर हम ब्रीफली डिस्कस करें तो इसका एग्जैक्ट आंसर बेटे ए होगा, क्योंकि जो बाकी पोर्शन है इसके वो रेडियस के अकॉर्डिंग बहुत कम है। इन सब में सबसे ज्यादा रेडियस या साइज किसका सबसे ज्यादा बेटे, अर्थ का सबसे ज्यादा है। आई होप आपको यहां तक का पोर्शन समझ में आ गया होगा। सेकंड हम चेक करते हैं 52 क्वेश्चंस। मैच लिस्ट फर्स्ट विद द लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। एक तरफ बेटे हमारे को पोर्ट्स की टैली दे रखी है और दूसरी तरफ उसके फीचर्स है। हमने क्या है, रीअरेंज करना है कि कौन सा पोर्शन कहां पर कैसा होगा। चलिए हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन में मैं स्टूडेंट को कहूंगा कि हमें ऑप्शन वाइज चलना ज्यादा बेटर रहेगा, स्टेबल रहेगा। चलिए देखते हैं कैसा है। हम डिस्कस करते हैं मुंबई का या विशाखापट्टनम, चेन्नई या कोची। हम विशाखापट्टनम उठा लेते हैं। हमें पता है कि विशाखापट्टनम इज ए लैंड लॉक्ड हार्बर एंड कोची इज अरेबियन सी, क्वीन ऑफ अरेबियन सी। कोची इज अ क्वीन ऑफ अरेबियन सी। जहां बेटे हमारे जो मैच हो रहे हैं ऑप्शंस, ऑप्शन इसका बेटे एग्जैक्ट होगा। हम चेक कर लेते हैं, डी का 1। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या होगा भाई, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें क्वेश्चंस कौन सा है। 53, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्रेटर लेक इन इंडिया। क्रेटर, जब हम वोल्केनिक इरप्शन की बात करते हैं तो उसमें क्या है कि वोल्केनिक इरप्शन के दौरान एक बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसमें हम लेपिली और ब्रशिया के थ्रू हम उस पोर्शन को पढ़ते हैं। जब ब्रशिया जहां गिरेगा वहां पर लेक बनेगी, उससे बनी हुई लेक को हम क्या बोलते हैं, लूनर लेक बोलते हैं। देन एग्जैक्ट आंसर इज 53 इज लूनर लेक। नेक्स्ट हमारा चेक करते हैं हम 54 क्वेश्चन। 54 क्वेश्चन इज फाइन ग्रेन बेड ऑफ एम्फेसल लेक इन अ डेजर्ट इन आल्सो नाउन एज। बताया गया है कि जो डेजर्ट एरिया है, मरुस्थल एरिया है, उसमें किस टाइप की लेक बनी जाएगी। चलिए हम करते हैं डिस्कस, इसमें क्या बताया गया, आंसर देखते हैं। देखिए इसका एग्जैक्ट आंसर होगा ए, पलाया। इट मीन्स कि जब मरुस्थल में या डेजर्ट में पानी किसी झील का सूख जाता है तो उसके बाकी बचे पोर्शन और शेप को क्या बोलते हैं, पलाया बोलते हैं। एग्जैक्ट आंसर इज पलाया। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट अफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्राउंड वाटर। कि कौन सा इनमें से पोर्शन है जो ग्राउंड वाटर को डिस्ट्रीब्यूट करने में इफेक्ट नहीं डालता है। देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज अमाउंट ऑफ प्रिसिपिटेशन, नहीं ऐसा नहीं होगा। सेकंड है बी, रेट ऑफ एवोपरेशन। थर्ड है ability of the ground surface to allow water to infiltrate into the groundwater system, and fourth one is distance from the sea। तो इसका एग्जैक्ट आंसर स्टूडेंट्स बी होगा, रेट ऑफ एवोपरेशन। बाकी तीनों कंडीशंस किससे रिलेटेड हैं, अंडरग्राउंड वाटर से रिलेटेड है, लेकिन एवोपरेशन कहां होगा बेटे, सरफेस एरिया के ऊपर होगा। ठीक है, सेंसिबल क्वेश्चन है, थोड़ा सा साइंस का इस्तेमाल करके भी हम इसको क्या है, एग्जैक्ट आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो इस एग्जैक्ट आंसर इज बी। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें क्या पूछा गया है। द कॉन्स्टिट्यूशन 35th अमेंडमेंट, ये हमारा पॉलिटी से रिलेटेड पोर्शन है बेटे। द कॉन्स्टिट्यूशन 35th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1974 इज रिलेटेड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। जब हमें पता है कि जब भी हम किसी यूटी या किसी स्टेट को हमारे इंडियन बाउंड्री में एंट्री देते हैं तो हम क्या अमेंडमेंट के थ्रू देते हैं। तो यहाँ 35th अमेंडमेंट बताया गया है, तो 35th अमेंडमेंट के थ्रू बेटा सिक्किम को ही क्या है, एग्जैक्ट स्टेट का जो दर्जा है वो दिया गया था। चलिए इससे नेक्स्ट हम पोर्शन देखते हैं। इससे नेक्स्ट में क्या पूछा गया है, 57, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट डिस्क्राइब द इलेक्ट्रल सिस्टम ऑफ इंडिया। इन सब में से 4 ऑप्शंस में से सबसे बेस्ट इलेक्ट्रल सिस्टम ऑफ इंडिया कौन सा है। देखिए हम डिस्कस करेंगे ब्रीफली। फर्स्ट है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, इसको बोलते हैं पहले आओ और सब ले जाओ पॉलिसी, फर्स्ट पोस्ट द पोस्ट सिस्टम। सेकंड है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। थर्ड है मिक्स सिस्टम और फोर्थ है जनरल टिकट। तो इसका एग्जैक्ट आंसर होगा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। इसका मतलब है कि हमारी एडल्ट फ्रेंचाइजी जो 18 साल के बाद हमें क्या राइट देती है, राइट टू वोट का हमें अधिकार देती है हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या इंडियन गवर्नमेंट। तो एग्जैक्ट आंसर इज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट है 58 वन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन जस्टिसेबल राइट। कि इनमें से कौन सा नॉन जस्टिसेबल राइट है।
हमारे सामने ऑप्शन है 4। A1 इज अ राइट टू एडिक्वेट लिवलीहुड, बी राइट अगेंस्ट एक्सप्लोजन्स, सी राइट ऑफ एक्यूज्ड एंड डी राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। एग्जैक्ट आंसर इज राइट टू एडिक्वेट लिवलीहुड। बाकी जो 3 हमारे पोर्शन हैं ये किस में है बेटे, हमारे राइट्स की लिस्ट में है, एक नहीं है राइट टू एडिक्वेट लिवलीहुड। देन एग्जैक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट है हमारा 59 क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिट। ये अगेन हमारा पॉलिटी से रिलेटेड आ गया है। चलिए हम डिस्कस करते हैं। पाथ फाइंडर का अगर हम पोर्शन डिस्कस करें, पाथ फाइंडर के समथिंग पेज नंबर 1003 पर, जहां हमारा जुडिशरी सिस्टम है, उसमें एक कॉर्नर में 5 तरह की रिट दे रखी है स्टूडेंट्स की सुप्रीम कोर्ट 5 टाइप्स की रिट को इशू करता है, जिनमें से मैंडेमस है, हैब्स है और सिट्रियो है। इसमें बचता है बेटे डी, सवर्बिलिटी। ये हमारी कोई रिट नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट इशू करता है। देन एग्जैक्ट आंसर इज क्या होगा इसका, डी होगा। चलिए नेक्स्ट 60, क्वेश्चन नंबर 60 क्या बता रहे हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट। कि इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है। ऑप्शन ए राइट टू एजुकेशन, बिल्कुल हमारा ये राइट है राइट टू एजुकेशन का। बी है राइट टू एस्टैब्लिश्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बाय माइनॉरिटीज, हाँ ये भी हमारा राइट है कि हम कोई भी शिक्षा संस्थान इस्टेब्लिश कर सकते हैं। सी है राइट टू बी कन्फर्ड विद टाइटल, और फोर्थ है राइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी। इन तीनों में से तो हमें पास ए भी है, बी भी है और डी भी है। एग्जैक्ट आंसर इज सी, राइट टू बी कन्फर्ड विद टाइटल्स। आगे 61 है, 61 में हम चेक करते हैं 61 में क्या बताया गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कि इनमें से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फंक्शन कौन सा नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन इज टू एंश्योर पार्टिसिपेशन ऑफ गुड पीपल इन पॉलिटिक्स। यहीं से ही हमारे को ऑप्शन रीड करने से फर्स्ट पता चल जाएगा कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन किस बात के लिए इंसिस्ट नहीं करता कि कोई भी अच्छा व्यक्ति हो बुरा व्यक्ति हो, इसकी हमें आजादी नहीं है चुनने की। हम वोटिंग सिस्टम से अपने व्यक्ति को चुन सकते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमें किस बात का फंक्शन अलो नहीं करता, टू एंश्योर पार्टिसिपेशन ऑफ गुड पीपल इन पॉलिटिक्स। बाकी सारे ऑप्शंस पर हमें जाने की जरूरत नहीं है। अगर थोड़ा सा भी हम पॉलिटिकल जानकर अवेयर हैं, उसके बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, तो हम एग्जैक्ट आंसर किसको टिक करेंगे, ए को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम इससे रिलेटेड डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 62। विच वन, ये थोड़ा सा हम बोल देंगे बायोलॉजी से रिलेटेड है या ईवीएस से रिलेटेड हम बोल सकते हैं, वो पोर्शन आ जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बायोडाइवर्सिटी इज नॉट करेक्ट। इन 4 ऑप्शंस में से हमने फाइंड आउट करना है कि कौन सा ऑप्शन नॉट करेक्ट है। फर्स्टली, द टर्म बायोडाइवर्सिटी वाज कॉइन्ड बाय द वाल्टर जी रॉसन इन 1986, एग्जैक्ट है ये। बी है द टर्म बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स वाज कॉइन्ड बाय नॉर्मन वायर्स इन 1988। The third one is the regions having richest biodiversity are called biodiversity hotspot. Last बचता है हमारा D, more than 100 hotspots of biodiversity are identified in the world. This is our exact answer. Next है, इसको हम थोड़ा सा फिजिक्स के पोर्शन में भी डाल सकते हैं और बेसिकली डाल सकते हैं हम जियो के पोर्शन में भी। जियो में टॉपिक आता है इसका सोलर हीट बजट एंड टेम्परेचर। इसमें देखिए, द अर्थ एटमोस्फियर इज मेनली हीटेड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग। कि जो हमारे अर्थ का वातावरण है, एटमोस्फियर है, वो सबसे ज्यादा किससे हीटेड होता है। ऑप्शन फर्स्ट शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन, ऑप्शन सेकंड है रिफ्लेक्टेड सोलर रेडिएशन, ऑप्शन थर्ड है लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन और फोर्थ है स्कैटर्ड सोलर रेडिएशन। वी विल डिस्कस, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे अर्थ पर सन की तरफ से जो डायरेक्ट वेव्स आएंगी इसको हम बोलते हैं शॉर्ट वेव लेंथ, और जो रिफ्लेक्ट कर जाएंगी इसको बोलेंगे लॉन्ग वेव लेंथ। जब सन की रेज शॉर्ट वेव लेंथ के थ्रू आएंगी तो कैसे आएंगी, ट्रांसपेरेंट आएंगी। लेकिन जब सन से टकरा कर रिफ्लेक्ट करेंगी तो हमारा एटमॉस्फेयर क्या रिएक्ट करेगा, ओपेक के टाइप का क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। तो उस हीट को हमारे एटमॉस्फेयर से बाहर नहीं जाने देगा। कौन सा इसका एग्जैक्ट आंसर होगा, लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन इज एग्जैक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 63। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन चेक करते हैं 64। Which one of the following is the correct sequence of layer as we move from the earth surface upward। कि जैसे जैसे हम अर्थ के मेन सरफेस से ऊपर चलते जाएंगे कौन कौन से हमारी लेयर्स हैं वो आएंगी। इसका डायरेक्ट आंसर मैं सीधा बी पर ही टिक करूंगा। पहली लेयर हमारी ट्रोपोस्फेयर, सेकंड इज वन स्ट्रेटोस्फेयर, थर्ड वन इज मेसोस्फेयर, फिर आइनो, और लास्ट है हमारी एक्सोस्फेयर। तो करेक्ट सीक्वेंस किसका बैठता है, ट्रोपो का,
स्ट्रेटो, मेसो एंड थर्मो या आइनोस्फीयर। ठीक है, आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको इजीली समझ में आ रहे होंगे। जो सॉल्यूशन मैं देने की आपको कोशिश कर रहा हूं वो एग्जैक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन रीड करते हैं। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 65। ये बेटे सेट ए में डिस्कस कर रहा हूं। जो क्वेश्चंस इसके अंदर मेंशन है सेट ए के हैं। आप अपने अकॉर्डिंग अपने अपने आंसर्स को सेट के अकॉर्डिंग आप टैली कर सकते हैं। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सॉइल फार्मिंग फैक्टर, कि इनमें से कौन सा सॉइल फार्मिंग फैक्टर नहीं है, कि किस फैक्टर से मिट्टी नहीं बनेगी। पहला है पेरेंट रॉक। बिल्कुल, जब हम सॉइल फॉर्मेशन का टॉपिक पढ़ते हैं तो उसमें हम पढ़ते हैं कि मिट्टी को बनने के लिए पेरेंट रॉक का होना बहुत जरूरी है। होरिजन डी में हम इसको डालते हैं। आगे है बेटे टोपोग्राफी, इसको हम बोलते हैं भू आकृति। ठीक है, या भूखंड का कोई क्षेत्र, इसको बनने के लिए भी किसकी जरूरत पड़ेगी बेटे? सोइल की, यानी कि फर्स्ट लेयर ऑफ क्रस्ट की आवश्यकता पड़ेगी। थर्ड है क्लाइमेट। बिल्कुल, ये भी हो सकता है कि क्लाइमेट कंडीशंस भी किसके लिए फेवरेबल है बेटे? मिट्टी के लिए, मिट्टी के बनने के लिए, सोइल फॉर्मेशन के लिए। जो लास्ट है ह्यूमन हैबिटेशन, दिस इज अवर करेक्ट आंसर, कि मानव की जो भी क्रियाकलाप हैं वो मिट्टी के बनने में कोई भी अपना योगदान नहीं देते हैं। ह्यूमन हैबिटेशन इज योर करेक्ट आंसर। आगे क्वेश्चन नंबर 66 हम डिस्कस करेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द लिथोस्फेयर? लिथोस्फेयर सबसे बढ़िया इनमें से किस ऑप्शन को डिस्क्राइब कर रहा है? चलिए देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज अपर एंड लोअर मेंटल, सेकंड इज क्रस्ट एंड कोर, थर्ड वन इज क्रस्ट एंड अपर मेंटल, एंड फोर्थ वन इज लोअर मेंटल एंड कोर। जब हमने इंटीरियर ऑफ अर्थ को पढ़ा होगा तो उसमें बेटे इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर सी एग्जैक्ट है। क्रस्ट और अपर मेटल का जो पोर्शन है इसको हम किससे पहचानते हैं? लिथोस्फीयर। जहां एक और डिस्कंटिन्यूटी होती है जिसको हम बोलते हैं मोहो डिस्कंटिन्यूटी, जो किस चीज का डिफरेंस बताती है? सॉलिडनेस ऑफ मटेरियल के पोर्शन को भी डिफाइन करती है मोहो डिस्कंटिन्यूटी। क्लियर है? गिवन बाय 1909 ए मोरोविकिक साइंटिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 67। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज द मैक्सिमम टाइम डिफरेंस फ्रॉम द ग्रीनिच मीन टाइम? जीएमटी से सबसे ज्यादा जो हमारा टाइम डिफरेंस है वो इनमें से कौन सी कंट्री का है? मुझे पता है कि बहुत से बच्चों ने इंडिया को ही इसको टिक किया होगा, लेकिन एक जो फैक्ट है कि जैसे जैसे भी हम 0 डिग्री से जितना दूर जाते जाएंगे टाइम डिफरेंसेस का पोर्शन भी क्या है उतना ही बढ़ता जाएगा। अब हम नेपाल इंडिया की बात करें तो कितना है? अप्रोक्सीमेट 2 आवर्स है। नेपाल का समथिंग लाइक 5+ होगा, श्रीलंका का भी 5 समथिंग है, और भूटान का है बेटे सबसे ज्यादा टाइम डिफरेंस किसका है? भूटान का। तो एग्जैक्ट आंसर इज भूटान। सिंपल सा क्वेश्चन है कि जैसे आप 0 डिग्री से वेस्ट की तरफ, सॉरी ईस्ट की तरफ जितना दूर जाते जाएंगे इतना ही आपका टाइम डिफरेंस क्या होगा? बढ़ता जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग सबसे वर्स्ट जो हमारा है ईस्ट के पोर्शन में वो कौन सी कंट्री है? भूटान। तो एग्जैक्ट आंसर भी इसका क्या होगा? भूटान। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्या क्वेश्चन है? 68 क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? की इनमें से कौन सा फीचर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का नहीं है? It provides a set of basic rules. Second है it specifies the power of government. Third one is it is the supreme law of the land. And fourth one is the it specifies the supremacy of a judiciary. 68 का हमारा जो आंसर है वो है एग्जैक्ट आंसर इज डी, इट स्पेसिफाइज द सुप्रीमेसी ऑफ द जुडिशरी। ये हमारा फीचर नहीं है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। क्वेश्चन नंबर 69। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज नॉट करेक्ट? कि इनमें से कौन सी जो कंडीशन है वो अटॉर्नी जनरल या इसको बोलते हैं महान्यायवादी, भारत का महान्यायवादी, कौन सी सिचुएशन करेक्ट नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट वन इज ही हैज द राइट टू ऑडियंस ओनली इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। यही बस यही हमारा आंसर है। हमें पता है कि जो हमारा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है वो किसी भी भारत के कोर्ट में सबसे पहले न्यायिक प्रायिकता का अधिकार देने वाला व्यक्ति है। कि भारत के किसी भी हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट तो अलग से इसने मेंशन किया है, लेकिन एक कंडीशन डाल दिया, ही हैज द राइट ऑडियंस ओनली। ओनली अगर ना होता तो हम थोड़ा सा इसके बारे में सेकंड ऑप्शन को पढ़ते, तो यहां तो इसने करेक्ट सिंपल ही बता दिया, ही हैज द राइट ऑफ ऑडियंस ओनली इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स, वो भारत के किसी भी हाई कोर्ट में, इवन इंक्लूडेड इन सुप्रीम कोर्ट, कहां पर भी जाकर वो अपनी प्रवक्ता क्या है भाई, अधिवक्ता वहां पर दे सकता है। तो एग्जैक्ट आंसर इज 69 का ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 70। हु अमंग द फॉलोइंग डिस्क्राइब द डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी? इसको हम शॉर्ट में बहुत अच्छे जानते हैं, डीपीएसपी के नाम से जानते हैं, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे इंपॉर्टेंट
पोर्शन है, हमने इसको लिया कहां से, डीपीएसपी को आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, आयरलैंड से हमने इसको बेसिकली अडॉप्ट किया है। चलिए, किसने इस पॉलिसी के फीचर हैं जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डाले थे। जैसे कि हमें पता है कि ड्राफ्टिंग कमेटी का हेड कौन था, इस ऑप्शन में पढ़कर आप समझ जाएंगे कि बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहिब के नाम से जो मशहूर हैं, ये हमारे कानून के, इसको आप बोल सकते हैं जनक बोल सकते हैं या संविधान के जनक बोल सकते हैं। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इन्होंने ही डीपीएसपी पॉलिसी को किसमें डिफाइन किया था, इसके फीचर्स को कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन किया था। तो एग्जैक्ट आंसर इज डी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, क्या है इसमें। ये पोर्शन हमारा हिस्ट्री से रिलेटेड है, नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे इसमें। यहाँ 75 का हम चेक कर लेते हैं इससे साथ ही। 75 में क्या मेंशन किया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ क्रॉप एंड प्रोडक्ट इज आर करेक्टली मैच्ड। फर्स्ट वन इज अ फूड क्रॉप, उसके अगेंस्ट लिखा हुआ है रागी। नेक्स्ट वन इज अ कैश क्रॉप, देन जूट, प्लांटेशन क्रॉप, कोकोनट। आई थिंक ये तीनों ही हमारे क्या है, एग्जैक्ट है, कंप्लीटली सीक्वेंस में है, एग्जैक्ट सीक्वेंस में है। फूड, रागी इज अ फूड क्रॉप, एग्जैक्ट है। जूट इज अ कैश क्रॉप, बिल्कुल। कोकोनट इज अ प्लांटेशन क्रॉप। तो इस अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर सी 1, 2 एंड 3 आर ऑल करेक्ट। ठीक है, आगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कोल फील्ड इज नॉट लोकेटेड इन झारखंड, कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा पोर्शन है जो झारखंड में लोकेटेड नहीं है। चलिए, झरिया, हाँ बिल्कुल, झरिया डिस्ट्रिक्ट है झारखंड का, बिल्कुल। आगे रामगढ़, रामगढ़ भी है, और देवगढ़ भी, ये तीनों कोल फील्ड बेटे हमारे किसके, झारखंड के ही हैं। एक बचता है उमरिया, ये कहाँ रिलेटेड है, ये रिलेटेड है स्टेट ऑफ एमपी, मध्य प्रदेश। एग्जैक्ट आंसर इज उमरिया विच इज सिचुएटेड इन मध्य प्रदेश, एंड अदर 3 वन इज सिचुएटेड इन झारखंड स्टेट, जो कोयला नगरी के लिए भी पहचानी जाती है। ठीक है, आई होप आप ये धीरे धीरे जब अपने क्वेश्चंस को मैच करेंगे तो पॉजिटिव वाइब्स निकल कर सामने आएंगी जिनके आंसर एग्जैक्ट हैं। चलिए नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट में क्या पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लॉन्गेस्ट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड, कि इन ऑप्शंस में से सबसे लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड पैरेलल कौन सा है। चलिए हम यहां डिस्कस करते हैं। यहां मैंने एक छोटा सा अर्थ का मॉडल बनाया है। जो सबसे बड़ा पैरेलल लैटिट्यूड होगा वो हमारा हमेशा ही कौन सा होगा, 0 डिग्री, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, इक्वेटर के नाम से। जैसे ही हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे, लैटिट्यूड लाइंस की वैल्यू क्या होती जाएगी, मर्ज होती जाएगी। तो एग्जैक्ट आंसर इज डी, इक्वेटर। नेक्स्ट है हमारा, इसमें देखते हैं, ये भी क्वेश्चंस हमारा जो रिलेटेड है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। बिल्कुल सिंपल सी लाइन है, एक लाइन में यहां मेंशन कर देता हूं, मित्र पर गमछा झाड़। ये लाइन जब आप पढ़ेंगे तो इसमें पोर्शन कौन सा दिखाई देगा, मित्र पर गमछा झाड़, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। अब इनमें ऑप्शन देख लेते हैं। वेस्ट बंगाल है, बिल्कुल है। गुजरात है, बिल्कुल है। झारखंड है, बिल्कुल है। एक ऑप्शन बचता है मणिपुर स्टूडेंट्स। तो यही क्या होगा, हमारा एग्जैक्ट आंसर होगा कि कौन से स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा क्रॉस नहीं करती है। तो एग्जैक्ट आंसर इज मणिपुर। चलिए, इसके अगेंस्ट 78 क्वेश्चन है। द पीरियोडिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशन वाटर इज रिस्पॉन्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स इज कॉल्ड टाइड्स, करंट, वेव्स, टाइड्स एंड सुनामी। तो हमारा एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, टाइड्स होगा 78 क्वेश्चन का। नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन पे। ये फिर हमारा क्वेश्चन रिलेटेड है हिस्ट्री से। इसमें नेक्स्ट हम पोर्शन पढ़ते हैं कि जो हमारे ज्योग्राफी से रिलेटेड होगा। यस, दिस वन इज क्वेश्चन नंबर 84। 84 क्या बोल रहा है, मैच लिस्ट फर्स्ट एंड सेकंड एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट्स। डैम्स का पोर्शन है एक तरफ और दूसरी तरफ हमारा पोर्शन है स्टेट्स का। हमने क्या करना है, रीमैच करना है कि कौन से स्टेट में कौन सा डैम सिचुएटेड है। कुछ नहीं करना, दो पोर्शंस को उठा लीजिए और हम अकॉर्डिंग टू ऑप्शन वाइज चलेंगे, हमारा एग्जैक्ट आंसर हमारे सामने आ जाएगा। हीराकुंड जैसा हम जानते हैं कहाँ है, उड़ीसा में है। कोसी कहाँ है, बिहार में। तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। हीराकुंड के लिए हमारा 3, ए का 3 यहाँ 2 ऑप्शंस में है। आप फिर यहाँ क्लैरिफाई करेंगे, सी का 2 आ जाएगा। सी का 2 किस में है, ए इज अवर एक्स, सॉरी करेक्ट आंसर। ए हमारा सबसे बढ़िया उत्तर है, एग्जैक्ट आंसर है ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम इसमें फाइंड आउट करते हैं कि क्या हमारा क्वेश्चन से रिलेटेड आता है। चलिए, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज द रिजल्ट ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन वर्क ऑफ अ रिवर।
कि एरोजन इसको बोलते हैं मिट्टी का अपर्दन या मिट्टी का कटाव, और डिपोजन को बोलते हैं उस कटाव या अपर्दन को एक जगह जाकर रख देना। ठीक है, ऑप्शन दे रखे हमें, पोर्ट होल्स नहीं होगा, ऑक्सबोलेक नहीं होगा, लेव नहीं होगा, रैपिड इज अवर एग्जैक्ट आंसर। रैपिड से मीनिंग है कि एक जगह किसी पोर्शन का उठाकर उसको दूसरी जगह डिपोज कर देना, इस तरह की जो सिचुएशंस बनेगी। और रिवर राफ्टिंग के लिए सबसे बेस्ट पोर्शन ही किसका बना होता है बेटे? रैपिड्स का बना होता है। ठीक है, रिवर राफ्टिंग जहां होगी वो किसके बेस पर होगी? रैपिड्स के बेस पर। इसमें दो ही चीजें होंगी, फर्स्टली तो सोइल का क्या होगा? इरोजन होगा, एंड देन वो इरोजन हटकर जहां पर डिपोजिशन होगा वहां पर इस टाइप की सिचुएशन बन जाएंगी। ठीक है, तभी तो रिवर राफ्टिंग के वक्त बोट क्या करती है? अपने आप को इस टाइप से शो करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इससे रिलेटेड और कौन सा होगा, हम फाइंड आउट करते हैं इसमें। यस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया? एग्रीकल्चर से रिलेटेड है हमारा टॉपिक। क्या बता रहे हैं कि इनमें से कौन सा फीचर नहीं है हमारे एग्रीकल्चर का? सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर बिल्कुल हमारी एग्रीकल्चर का फीचर है ये। आगे प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन ऑन एग्रीकल्चर ये भी है। डिपेंडेंट अपॉन मॉनसून, बिल्कुल कि हमारी जो एग्रीकल्चर है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है? आज भी मोस्टली बारिश के ऊपर, मॉनसून के ऊपर डिपेंड है। तो हमारा एक ऑप्शन बचता है, प्रीडोमिनेंस ऑफ कैश क्रॉप्स। दिस इज आवर एग्जैक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट हम फाइंड आउट करते हैं इसमें कौन सा क्वेश्चन बचता है हमारा। ये हमारा करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है, चलो इसको भी हम अटेम्प्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 क्या बता रहा है ये? Who among the following wrote the famous text or discourse on political economy? इसका एग्जैक्ट आंसर है रूसो। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट वन इज डेंको सिंह, ये करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। डेंको सिंह एन एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट हु डाइड रिसेंटली was associated with which one of the following games? कि इन चारों गेम्स में से हमें ये फाइंड आउट करना है कि डिंको सिंह कौन से गेम के प्लेयर थे। तो एग्जैक्ट आंसर इज बॉक्सिंग। डिंको सिंह इज ए प्लेयर ऑफ बॉक्सिंग। आगे है, who among the following is the lone Indian cricketer included in the ICC Hall of Fame special induction to mark the inaugural ICC World Test Championship फाइनल? कि इस पोर्शन में इनॉग्रेट वैल्यू किसकी थी हमारी इंडिया की तरफ से? देखते हैं। दिलीप वेगास्कर नहीं हो सकते, रवि शास्त्री भी नहीं थे, महेंद्र अमरनाथ भी नहीं थे, विनोद मैंक ये थे हमारे। ऑप्शन डी इज करेक्ट। इसमें विनोद मैंक क्या थे भाई? वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में इनॉग्रल थे। ठीक है, इसका आप एग्जैक्ट आंसर डी मेंशन कर लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेशन इज नॉट अ परमानेंट मेंबर ऑफ G7? कि इनमें से कौन सा जो राष्ट्र है, कौन सी कंट्री है वो G7 ग्रुप की परमानेंट मेंबर नहीं है? तो कनाडा भी है, फ्रांस भी है, इटली भी है, इंडिया ही G7 का परमानेंट मेंबर नहीं है। अभी रिसेंटली हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, वो G7 की मीटिंग में इनवाइटेड थे, जो अभी रिसेंटली फॉरेन की अपनी ट्रिप से वापस आए हैं। तो इंडिया क्या कर सकते हैं हम इसमें एग्जैक्ट आंसर मेंशन कर सकते हैं, और यही इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इकोनॉमिस्ट रोबेका ग्रेप्सन हु रिसेंटली बिकम द फर्स्ट वुमेन टू बी अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ यूनियन नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द ट्रेड एंड डेवलपमेंट हेल्स फ्रॉम? इकोनॉमिस्ट रोबेका ग्रेप्सन कौन सी कंट्री की हैं, कहां से वो रिलेट करती हैं? तो इसका आंसर होगा कोस्टा रिका। कोस्टा रिका से रिलेटेड है वो। ठीक है, आगे, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इज ए फॉरेन पॉलिसी इनिशिएटिव ऑफ, एग्जैक्ट आंसर इज ए चाइना। ठीक है, चाइना ने ही कौन सी पॉलिसी इनिशिएट की है? बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव्स इन फॉरेन पॉलिसी। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2021? एग्जैक्ट आंसर इज योगा फॉर वेल बीइंग, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज एग्जैक्ट आंसर। नेक्स्ट हम फाइंड आउट करते हैं कौन सा है। 94 क्वेश्चन है। ऑपरेशन ओलिविया एन इनिशिएट टू प्रोटेक्ट ऑलिव राइडली टर्टल्स इन अंडरटेकन बाय? ये जो ग्रुप है ऑपरेशन ओलिविया, ये हमारी इंडियन कोस्ट गार्ड यानी कि भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा शुरू किया गया था। इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? बी होगा। 95 क्वेश्चन इज, हु अमंग द फॉलोइंग इज द विनर ऑफ फ्रेंच ओपन 2021 मैन सिंगल फाइनल? कि 2021 के मैन सिंगल फाइनल का विनर कौन था? नोवेक जैकोविक, ऑप्शन ए इज करेक्ट, नोवेक जैकोविक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 96 क्या है, फाइंड आउट करते हैं, हम आई थिंक पढ़ चुके हैं।
Question number 99. 99 is Nitkonda, who died recently at the age of 97, was the former president of Nitkonda. कौन से राष्ट्र के राष्ट्रपति थे जिनके अभी हाल ही में क्या हो गई है, 97 की एज में डेथ हो गई है? तो वो जाम्बिया के क्या थे, प्रेसिडेंट थे। ठीक है, एग्जैक्ट आंसर इज सी। लास्ट हमारा इससे रिलेटेड क्वेश्चन बचता है, द मॉडर्न इंडियन नेवी यूरोपियन यूनियन नेवल फोर्स exercise 2021 was conducted in, exact answer is Gulf of Aden. बी ऑप्शन इज करेक्ट, गल्फ ऑफ एडन। अभी इंडियन नेवी और यूरोपियन यूनियन ने क्या है भाई, मिलकर एक्सरसाइज की थी अपनी ताकतों को मजबूत रखने के लिए, अपने एरिया को कंट्रोल में रखने के लिए एक एक्सरसाइज की थी, जो कहाँ हुई थी, गल्फ ऑफ एडन में। ठीक है, तो इस तरह हमारा 51 से जो 100 तक का पोर्शन है वो हमारा कंप्लीट होता है। आई थिंक आप अपने अपने क्वेश्चंस को मैच करेंगे और जो भी पॉजिटिव वाइब्स हैं अपने अराउंड उसको बनाएंगे। ठीक है, इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। थैंक यू। Okay, good afternoon, students. So yesterday you had your NDA written exam, and today we are going to discuss its answer key. My name is Abhishek Bora, and I will be discussing your history answer key. And what set I have is set A. मेरे पास set A है, so हम set A के answers की discuss करेंगे. And let us see what are the answers. The first question is, which of the following statements about the Indian Council Act of 1861 is or are correct? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के बारे में इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट सही हैं? एक या दोनों भी हो सकती हैं। सो लेट अस सी। पहली स्टेटमेंट कहती है बेटा, इट एनलार्ज द गवर्नर जनरल काउंसिल फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग लॉज। ओके, इट एनलार्ज द गवर्नर जनरल काउंसिल फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग लॉज। सही बात है, गवर्नर जनरल काउंसिल को बढ़ाया था इस एक्ट के थ्रू, किस पर्पस के लिए? लॉ मेकिंग के लिए, क्योंकि गवर्नर जनरल काउंसिल में पहले 4 मेंबर्स थे, इसमें 5 किए गए और इसमें पोर्टफोलियो स्पेसिफाई किया गया, हर उसके लिए पोर्टफोलियो दिया गया, मतलब एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट, लॉ या कोई भी। तो ये बिल्कुल सही बात है कि इट एनलार्ज द गवर्नमेंट जनरल काउंसिल फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग लॉ। सो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ठीक है, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। पहला वाला स्टेटमेंट जो ये है कि इट एनलार्ज इन द पर्पस ऑफ मेकिंग लॉ, सही बात। The Governor General was not authorized to increase the number of members. ये गलत है बेटा, गवर्नर जनरल के ही पास इनफैक्ट पावर थी 6 से 12 नए मेंबर्स अपॉइंट करने की। So 6 to 12 members were to be appointed by the Governor General. So this statement is wrong. So your answer is, जिसने भी किया है ठीक किया है, 1 only. So your answer is in this is 1 only. So आपका कौन सा करेक्ट है? सिर्फ और सिर्फ 1। फर्स्ट आंसर आपका करेक्ट। ओके, इसमें आपका फर्स्ट करेक्ट। Coming to 72 question number, it is, which one of the following statements about तत्वबोधिनी पत्रिका is correct? तत्वबोधिनी पत्रिका के बारे में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? तो स्टूडेंट्स, आपको पता होगा तत्वबोधिनी पत्रिका स्टार्ट की थी देवेंद्रनाथ टैगोर जी ने। देवेंद्रनाथ टैगोर स्टार्टेड इट इन 1843 एंड तत्वबोधिनी सभा स्टार्टेड इन 1839। सो नाम से पता चल रहा है आपको, देवेंद्रनाथ टैगोर, ही वाज बंगाली टैगोर, सो कुछ ना कुछ बंगाल से रिलेटेड होगा। सो इवन अगर आपको नहीं भी आता है आंसर, यू कैन स्टिल मेक आउट दैट द आंसर इज ए, बंगाली लैंग्वेज। बंगाली लैंग्वेज के बारे में इसमें है, तो योर आंसर विल बी आंसर ए, ऑप्शन ए। ए आपका करेक्ट आंसर होगा, बिकॉज द बंगाली लैंग्वेज देवेंद्रनाथ टैगोर, सो इट इज अबाउट हु हैज स्टार्टेड, देवेंद्रनाथ टैगोर। तो सिंस देवेंद्रनाथ टैगोर इज बंगाली, सो मोस्ट प्रोबेबली बंगाली के बारे में ही होगी। बाकी स्टेटमेंट देखते हैं। इट प्रमोटेड अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ इंडियाज पास्ट थ्रू संस्कृत सोर्सेज। इट प्रमोटेड अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ इंडियाज पास्ट थ्रू पर्शियन सोर्सेज। इट प्रमोटेड अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ इंडियाज पास्ट थ्रू वेस्टर्न सोर्सेज। नहीं, ये सब ठीक नहीं है, बंगाली सोर्सेज। सो ओनली दिस इज बंगाली सोर्सेज। ठीक, सो करेक्ट आंसर इज ए। योर आंसर ए इज द करेक्ट आंसर इन दिस। ओके, लेट अस रब दिस। Coming to question number 73. 73 is, in which one of the following years did the British demarcate a large area of land as Damine Co for settling the Santhals? So बेटा, संथल्स को एक अलग एरिया दिया गया था, एक लैंड में कन्फाइन करने की कोशिश की थी ब्रिटिशर्स ने। दे हैड गिवन देम अ सेपरेट एरिया, एंड वो एरिया किस ईयर में दिया गया था? योर करेक्ट आंसर 1832। सो 1832 है आपका करेक्ट आंसर।
1832 में संथल्स को एक अलग एरिया दिया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा, दामिने को. दैट एरिया वाज कॉल्ड दामिने को. गेटिंग इट? आई होप इट्स क्लियर टिल हियर. So let us move forward. Beta, your next question is of geography. So we don't have to do geography. I am taking only history part. You had 11 questions of history. मैं बस वो 11 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा हिस्ट्री के. 75 भी आपका ज्योग्राफी है, 76 भी ज्योग्राफी है, 77 ज्योग्राफी है, 78 भी ज्योग्राफी है, 79 is yes, 79 is your history. Which of the following statements about the first Indian Factory Act passed in 1881 is or are correct? फर्स्ट इंडियन फैक्ट्री एक्ट 1881 के बारे में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? इज और आर करेक्ट. या तो एक सही हो सकता है या दोनों भी सही हो सकती है. सो लेट अस सी. द एक्ट डेल्ट प्राइमरली विद द प्रॉब्लम ऑफ चाइल्ड लेबर. द एक्ट डेल्ट प्राइमरली विद द प्रॉब्लम ऑफ चाइल्ड लेबर. हाँ, सही बात है. जो 1881 की फैक्ट्री एक्ट है वो चाइल्ड लेबर के बारे में ही तो थी. द एक्ट लेड डाउन दैट चिल्ड्रन बिटवीन 7 and 12 years of age would not work for more than 9 hours a day. कि 7 से 12 साल के बच्चे 9 घंटे से ज्यादा काम एक दिन में नहीं करेंगे. बिल्कुल सही है. एक्चुअली ये एक्ट के बेटा मेनली प्रोविजन ही यही थे कि 7 साल से नीचे का बच्चा काम नहीं करेगा और 7 से 12 वाला 9 घंटे ज्यादा काम नहीं करेगा. एंड इसका मेन चाइल्ड लेबर की प्रॉब्लम से ही डील करना था. सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. ओके, इन दिस योर ऑप्शन सी, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. तो इसमें बेटा आपका ऑप्शन सी सही है. Both the statements are correct. So this is your correct answer. Okay. Let us move forward. Question number 80. It is, which of the following statements about Mahatma Gandhi, which of the following statements about Mahatma Gandhi's untouchability campaign is or are correct? So महात्मा गांधी जी का जो एंटी अनटचेबिलिटी कैंपेन था उसके बारे में इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है ये आपको बताना है. सो देखते हैं, पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं. सो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है बेटा, द ऑल इंडिया हरिजन सेवक संघ वाज फाउंडेड फॉर दिस पर्पस. बिल्कुल सही बात है. इसी पर्पस के लिए ऑल इंडिया हरिजन संघ फाउंड किया गया था. इट इज वेरी ट्रू. द ऑल इंडिया हरिजन सेवक संघ वाज फाउंडेड फॉर दिस पर्पस. सही बात. द कैंपेन वाज टू रूट आउट अनटचेबिलिटी सिंस इट डिड नॉट एंजॉय द सैंक्शन ऑफ द हिंदू शास्त्र. ठीक है, उसने गांधी का यह मानना था कि हिंदू शास्त्र में कहीं भी अनटचेबिलिटी को नहीं बताया गया है. It did not enjoy the support of Hindu Shastras. So हमें इसको, इस कैंपेन को हटाना, इस अनटचेबिलिटी को हटाना चाहिए. दोनों स्टेटमेंट सही है बेटा, बोथ 1 and 2. तो इसका आंसर आएगा बेटा आप लोगों का बोथ 1 and 2 C. So C is its correct answer. का करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी. 80 का सी मार्क कर लीजिए. जिन्होंने सी किया है उनका आंसर करेक्ट है. अदरवाइज जो भी किसी ने और आंसर मार्क किया दैट्स रॉन्ग. ओके, so moving beyond 80, that is 80 के बाद है आपका बेटा 81. The founders of Paramhans Mandali founded in Maharashtra. ये बेटा 1849 में फाउंड की गई थी, आई गेस, इफ आई एम करेक्ट. ईयर शायद 1849 है, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली. मेरे ख्याल से 1849 ही है. सो Paramhans Mandali found in Maharashtra believed in which of the following. So बेटा ये देखो, जिसको नहीं भी आता है आंसर, सपोज आपको ये आंसर नहीं आता है, यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस आंसर, यू कैन स्टिल मेक आउट दिस आंसर. कैसे? अब नाम से पता चल रहा है परमहंस मंडली वुड बी समथिंग गुड. कोई अच्छी चीज होगी, कुछ ना कुछ तो होगा परमहंस मंडली, कुछ समथिंग गुड. सो परमहंस मंडली को आप देखो बेटा, सोशल डिस्टेंसिंग अलोंग कास्ट लाइंस. ये क्या कोई अच्छी चीज है कि कास्ट के बेस पे सोशल डिस्टेंसिंग करना? नहीं, ये कोई अच्छी चीज नहीं है. सो परमहंस मंडली ये तो करेगी नहीं. Glorification of caste system. Is it good to glorify caste system? No, not at all. So Paramhans Mandali will never glorify the caste system. Okay, this will also be wrong. Forbidding widow remarriage. Forbidding मतलब रोकना. तो विडो रीमैरिज, कोई विडो, कोई विधवा दोबारा शादी करना चाहे उसको रोकना, क्या एक अच्छी बात है? नहीं. दिस इज ऑल्सो नॉट अ गुड थिंग. सो ये भी सी भी आपका आंसर नहीं होगा. वन गॉड इन ब्रेकिंग कास्ट रूल्स. यस, बिलीव इन वन गॉड इन ब्रेकिंग कास्ट रूल. दैट्स द करेक्ट आंसर. सो परमहंस मंडली का क्या मेन वो था बेटा? वन गॉड एंड ब्रेकिंग कास्ट रूल. सो योर आंसर, करेक्ट आंसर विल बी, योर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी. सो डी इज योर करेक्ट आंसर इन 81. तो जिन्होंने भी 81 में डी मार्क किया है, दे कैन क्लैप फॉर देमसेल्व्स. उनका सही आंसर है 81 डी. मूविंग बियॉन्ड 81. 81 के बाद बेटा 82
is not a, yes, it's a history question. Which one of the following statements about the istihars issued during the revolt of 1857 is correct? So 1857 में इस्तिहार इशू किए गए थे. इस्तिहार का मतलब क्या होता है बेटा? एड और पोस्टर्स. सो पोस्टर्स बनाए गए थे. So you can see which one of the following statements regarding the istihars in 1857 revolt are correct. ये बेटा जिसको नहीं आता है दिमाग लगा के भी कर सकता है. सपोज 1857 रिवोल्ट किस बारे में था? यूनिटी, हिंदू मुस्लिम यूनिटी. एंड बहादुर शाह जफर को मेन पूरा हीरो बनाया गया था, द प्रोटैगनिस्ट. ओके, द प्रोटैगनिस्ट ऑफ दिस वाज बहादुर शाह जफर. उनको ही वाज मेड द लीडर ऑफ दिस रिवोल्ट. सो इसमें देखो, द ग्लोरिफाइड द मुस्लिम रूल इन इंडिया. नहीं, 1857 नथिंग टू ग्लोरीफाई मुस्लिम रूल. इससे कोई कनेक्शन नहीं है. मुस्लिम रूल तो बहुत पहले से चल रहा है. इवन मोहम्मद बिन कासिम, अनवर बिन हुसैन. सो मुस्लिम ग्लोरिफिकेशन जब नहीं रहा. दे ग्लोरीफाइड द मैसेज ऑफ इस्लाम. नहीं, इस्लाम का मैसेज कोई लेना देना नहीं है इससे. 1857 रिवोल्ट में कुछ ऐसा लगता नहीं है. दे ग्लोरीफाइड द रोल ऑफ क्वीन विक्टोरिया. नॉट एट ऑल. Their revolt was in fact against the British. So why will they glorify Queen Victoria? So the only thing is B. They glorified the coexistence of different communities under the Mughal Empire. ये सही है बेटा आपका आंसर. This is your correct answer. That is option number D. So option number, sorry, B. B is correct. That is, they glorified the coexistence of different communities under the Mughal Empire. That is the correct answer. So those who have marked this in 82, that is correct. 82 का B है बेटा. Okay. Moving beyond 82, 83. During the Industrial Revolution, who among the following designed the flying shuttle loom? Industrial Revolution में flying shuttle loom किसने डिजाइन की थी? तो ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है और इसका सीधा आंसर है जॉन के. जिसको पता है वो मार्क कर सकता है, जिसको नहीं पता है वो मार्क नहीं कर सकता है. तो बेटा यही है, फैक्चुअल क्वेश्चन में आप लोग यू कैन नॉट गेस. इन केस यू आर डाउटफुल अबाउट टू ऑप्शंस, देन यू कैन गेस. अदरवाइज देयर इज गेस वर्क इज नॉट पॉसिबल इन फैक्चुअल क्वेश्चन. यू हैव टू लीव दैट क्वेश्चन इन केस यू डोंट नो दैट. हाँ, दो में डाउट है तो पक्का अटेम्प्ट करो, पर अगर दो से ज्यादा में डाउट है फैक्चुअल को आप नहीं कर सकते हो. कॉन्सेप्चुअल में आप फिर भी दिमाग लगा सकते हो. ठीक है. सो आंसर इज जॉन के. ओके, इसमें सी आंसर है बेटा, जॉन के. फ्लाइंग शटल जॉन के. करेक्ट आंसर इज सी, जॉन के. फ्लाइंग शटल लूम जॉन के ने डिजाइन की. नेक्स्ट इज बेटा 84. ये हमारे हिस्ट्री का क्वेश्चन नहीं है. 85 हिस्ट्री नहीं है. 86 हिस्ट्री नहीं है. 87 ये भी हिस्ट्री नहीं है. 88 बेटा, हु अमंग द फॉलोइंग रोट द फेमस टेक्स्ट अ डिस्कोर्स ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमी? सो अ डिस्कोर्स ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमी किसने लिखा है? That is Rousseau. Similarly, factual question you cannot do much. अगर आपको आता है तो आता है, नहीं आता है तो you have to leave that. हाँ, मैं कहता हूं अगर 50-50 आपको डाउट है तो you should always attempt. So इसका आंसर क्या है? Rousseau. Answer is Rousseau. So let us take it. Okay. So आपका इसमें आंसर है बेटा Rousseau. Rousseau ने किया है बेटा A Discourse on Political Economy. किसने लिखी है? Rousseau ने. That is your question number 83 है. Yes, question number 88, sorry, 88. Now coming to question number 89. Which of the following statements about the resolution adopted in the Karachi session of the Indian National Congress with regard to fundamental rights and economic policy is correct? So Karachi session 1931, Sardar Vallabhbhai Patel headed, okay, and this resolution was brought by Jawaharlal Nehru. It was framed by Jawaharlal Nehru, but the head was Sardar Vallabhbhai Patel. तो इनमें से कौन सा सही है बेटा? ये थोड़ा ट्रिकी है क्योंकि अम्बालाल साराभाई के बारे में ज्यादा नॉलेज ज्यादा स्टूडेंट नहीं पढ़ते हैं. दे डोंट हैव, यू आर द इंडस्ट्रियलिस्ट, उसके बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं होती है. लेकिन ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है दैट इट वाज अपोज्ड बाय अम्बालाल साराभाई. सही बात, इट वाज अपोज्ड बाय अम्बालाल साराभाई. ठीक है. इट्स 20 पॉइंट्स इंक्लूडेड डिमांड्स फॉर सिविल लिबर्टीज एंड अडल्ट सफरेज. बिल्कुल सही बात है बेटा. उसके 20 पॉइंट्स में क्या इंक्लूड किया गया था? डिमांड फॉर सिविल लिबर्टीज एंड अडल्ट सफरेज. ये भी ठीक है. सो इट इज परफेक्टली ऑल राइट. सही है क्वेश्चन, बिल्कुल बिल्कुल अच्छे से ये सही बात कही गई है. एंड दोनों स्टेटमेंट इसमें बेटा करेक्ट हैं, कि दोनों स्टेटमेंट इसमें करेक्ट हैं. इट वाज अपोज्ड बाय अम्बालाल साराभाई, सही बात है. इट्स 20 पॉइंट इंक्लूडेड डिमांड फॉर सिविल राइट्स एंड लिबर्टीज ऑफ अडल्ट सफरेज, सही. सो इसमें बेटा आपका बोथ 1 and 2 ये आपका सही आंसर है. इट इज योर करेक्ट
आंसर। दोनों, जिसने बोथ 1 and 2 किया है दे कैन क्लैप फॉर देमसेल्व्स, यही आंसर है। जिसने नहीं किया है कोई बात नहीं, हैपेंस। ओके, सो लेट्स हिस्ट्री, आई थिंक इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ हिस्ट्री। Which of the following statements about the Law Commission headed by Lord Macaulay is or are correct? Which of the following statements about the Law Commission headed by Lord Macaulay is or are correct? It attempted to codify the law. सही बात है, it attempted to codify the law. बिल्कुल ठीक है, first is correct. You see, first option is correct है बेटा, बिल्कुल first आपका बिल्कुल correct है, it is 100% correct. Second, इट वॉज अपोज टू यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ कोर्ट्स। नहीं, यूनिफॉर्म कोर्ट्स का यूनिफॉर्म सिस्टम तो मतलब कोर्ट्स यूनिफॉर्म सिस्टम समझते हो, एक तरह के कोर्ट हर जगह, हाँ कोर्ट का एक सिस्टम तो होना चाहिए, यूनिफॉर्म सिस्टम। तो इट वाज नॉट अपोज टू यूनिफॉर्म सिस्टम, ठीक है। सो लॉर्ड मैकेले का जो लॉ कमीशन था, इट वाज नॉट अपोज टू यूनिफॉर्म सिस्टम। सेकंड इज रॉन्ग, सो करेक्ट आंसर इज ओनली वन वाज करेक्ट, दैट इज इट एम टू कोडिफाई द लॉ। ये गलत स्टेटमेंट है बेटा कि इट वाज अपोज टू दिस, इट वाज अपोज टू यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ कोर्ट्स, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं। पहली स्टेटमेंट सही है, दैट अटेम्प्टेड टू कोडिफाई द लॉ। इसके बियॉन्ड कुछ हिस्ट्री का है क्या, लेट अस सी। 90 के बाद नहीं बेटा, ये तो अब आपके दीज आर ऑल बेल्ट एंड रोड पॉलिसी को पता है, चाइना की थी ए, ठीक है। योगा फॉर वेलबींग सही है इसका, ठीक। सो इसके बाद बेटा हिस्ट्री के कोई क्वेश्चंस नहीं है, दैट्स ऑल अबाउट द हिस्ट्री। सो आई होप आपके क्लियर है। फिर मैं एक बार रिपीट कर देता हूं आपको, जिसने मिस कर दिया है वो एक बार देख ले जल्दी जल्दी, ठीक है। सो 71 का बेटा दोनों ये ओनली वन ए सही है 71 का। 72 का बेटा ए सही है। 73 का डी है 1832। 74 हमारा है नहीं, 75 है नहीं, 76 है नहीं, 77 है नहीं हमारा। 79 का बेटा दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, सी। 80 का बेटा दोनों स्टेटमेंट सही है, डी सी। 81 का वन गॉड इन ब्रेकिंग कास्ट रूल, डी। 81 का डी सही है आपका। 82 का बेटा इतिहास ग्लोरीफाइड द कोएक्सिस्टेंस, बी। कम्युनिटीज अंडर मुगल रूल, मिलके मुगल रूल में कम्युनिटीज लड़े हिंदू मुस्लिम, वो चीज है। जॉन के 83 का सी, जॉन के। 84 हमारा है नहीं हिस्ट्री, 85 है नहीं, 86 हिस्ट्री नहीं है, 87 हिस्ट्री नहीं है। 88 बेटा ये क्वेश्चन क्या है, रूसो ने लिखी है बेटा डिस्कोर्स ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमी। 89 में बेटा दोनों सही है, इट वाज अपोज हमारा सारा भाई और इट इज 20, दोनों सही है। और 90 का बस ए सही है, ए। सो 89 का सी है और 90 का ए है, वन ओनली। सो यहां पे आपके बेटा हिस्ट्री के ऑप्शंस खत्म होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड मैच योर आंसर्स कीज। आई होप यू हैव स्कोर्ड वेल, सो ऑल द बेस्ट, टेक केयर बेटा, थैंक यू।